जनाब शाहीन भाई साहब का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ शामिल हुए। एक्चुअली अभी डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब से भी मैं इसी सिलसिले में बात करी थी कि 4-5 वाक़यात जो पीछे हुए हैं, अभी जो 5 नेवल ऑफिसर्स का वाक़या हुआ, दिस इज़ नॉट कि आई एम अगेंस्ट, दिस इज़ माई कंट्री, मगर लॉलेसनेस की हम बात करते हैं कि मैं कोई बात तखमीने से नहीं कर रही, न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है कि 5 नेवल ऑफिसर्स थे जो 2014 में ये वाक़या होता है, बग़ैर उनको वकील दिए उनके ऊपर एक तरफ से ही केस चला, यानी मैं ही जो कहूँ वो सही है, दूसरे उस बंदे को अपनी गवाही पेश करने का मौका नहीं दिया गया। कर्नल इनाम और रहीम ने इस केस को फ़ाइट किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनको सज़ाए मौत कोई मामूली बात नहीं है। दूसरा वाक़या मैंने आपके साथ शेयर किया कि इस मुल्क में सज़ा देने का कितना आसान तरीका है कि एक कर्नल साहब जो हैं, आप अगर मसाज थेरेपी के लिए आप गए हुए हैं और वहाँ पे आप पकड़े गए हैं, रेड करने का कश्मीर कमिश्नर ने कहा है, ASI रेड करता है, आप भी बीच में पकड़े जाते हैं, तो बजाय आप शर्मिंदगी का इजहार करें, आप उल्टा तड़ी लगाते हैं, तुमको तो मैं पूछ लूँगा, और फिर उसके ऊपर आप वो मुकदमा डलवाते हैं कि इसने कौम के सीक्रेट्स को दूसरे मुल्कों के हाथ बेचा। रशिया के साथ आपने ताल्लुकात भी बिगड़वाए हमारे, और आपने उसको 2 साल उसकी ज़िंदगी के वेस्ट भी किए जेल में। मैं ये कहती हूँ कि प्रॉक्सीज़ की बजाय कि कौम को आप ये दें, आपने डायरेक्ट तौर पे अपने सारे बंदों को इम्प्लांट कर दें कि हम स्याह करें, हम सफ़ेद करें, हमारी मर्ज़ी, हम जंगल के बादशाह हैं, हम अंडा दें, बच्चा दें, हमारी मर्ज़ी। मगर प्लीज़, अगर आप इस अवाम को इतना बेवकूफ़ बनाएंगे तो ये तो फिर जंगली वहशी बन के कल कलां को आप के सर के ऊपर खड़े होंगे। शाहीन भाई साहब मेरे साथ हैं, हम 3 चीज़ों को सिर्फ कवर करना चाहते हैं। एक तो मैं इस चीज़ को कवर करूँगी, शाहीन भाई साहब, सर आप अपनी गुनागू मसरूफियत में से हमें टाइम दे देते हैं, मैं एहसानमंद हूँ, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका मुझे कॉल करने का, ऑलवेज अवेलेबल, थैंक यू वेरी मच, और आपको भी और सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये 2 वाक़यात आपकी नज़र से भी गुज़रे होंगे, एक वो ASI ज़हूर साहब का वाक़या, और दूसरा वाक़या ये जो 5 आर्मी ऑफिसर्स नेवल ऑफिसर्स जिनको सज़ाए मौत हो गई थी, एंड दैट इज़ नॉट अ माइनर थिंग। ये तो कर्नल इनाम रहीम को भी सज़ाए मौत हो गई थी, मगर उनको पता है कि भाई किस तरह से गलत फ़ैसला हुआ, यानी मुल्ज़िम को भी वकील का तो इख्तियार होना चाहिए ना, आप उसको अपनी गवाही में ही नहीं कुछ कहने देते। क्या फरमाएंगे आप? देखिए, ये तो जो 5 नेवी के ऑफिस लोगों का केस है, इस पे तो मेरा ख्याल है हमारे एक जज साहब ने, बाबर सत्तार साहब ने स्टे कर दिया। कम से कम इतनी तो हमारी जुडिशरी में हिम्मत आई कि वो फौजियों की जो डिसीजंस हैं या जो जजमेंट्स हैं उनको रोक दे, कम से कम टेम्पररी रोक दे। मगर ये तो जंगल का राजा जैसा आप अभी कह रही थी कि हमारी मर्जी है, जो हम करें, जिसको पकड़े, जिसको अंडे दे, बच्चे दे, जो भी हम करें, आवर माइट इज राइट, एंड सीधी सीधी बात है। आपने ये तो आप इनके नेवी वालों की बात कर रही है, इमरान खान के साथ क्या हुआ था, उनको भी एक दिन में 3 बगैर सुने, बगैर डिफेंस के, बगैर किसी के सजा सुना दी 30 साल की, और जज साहब फिर गायब हो गए। तो ये यही हो रहा है, मुस्तकिल यही हो रहा है, और कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो अफसोस की बात तो यही है, लेकिन अब कम से कम एक जो होप है वो ये है कि लोगों में और नीचे वाले लोगों में काफी ये शऊर आ गया है कि जी हमने अपने राइट के लिए लड़ना है। किस तरह लड़ना है, कौन हमारे लीडर्स होंगे, कहां तक हमने जाना है, और जैसा आप अभी कह रही थी कि जी इतना अगर आप दबाएंगे तो फिर वो तो ऐसा फट के निकलेंगे कि वो पता नहीं आतिश। बिल्कुल, तो यही होगा। अब जितना ज्यादा इनको अकल आ जाए कि जी इतना ज्यादा मत दबाओ, ब्लड प्रेशर कुकर में इतना प्रेशर मत रखोगे, वो फट के तुम्हारे ऊपर ही चल पड़े। ये बिल्कुल इनको समझना चाहिए, लेकिन
अफसोस की बात है जब वो पावर में लोग होते हैं तो उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती और ना समझ में आती है। बहुत खूब। सर आपने एक और चीज़ जिसको मैं तज़किरा करना चाहती हूँ, जनाब रऊफ़ हसन साहब का एक आर्टिकल है जिसका एक इक़्तिबास मैंने अपने पास संभाल के रखा कि जो एटीट्यूड है वो उसमें आप या तो एक है कि डायरेक्ट मार्शल लॉ हो जाए, या दूसरा तरीका है कि प्रॉक्सीज़ के ज़रिए आप हुकूमत करें। हाइब्रिड सिस्टम जो है इनका, प्रॉक्सीज, हाइब्रिड सिस्टम भी ठीक है, मगर उस हाइब्रिड सिस्टम में भी 3 प्रॉक्सीज भी हैं, जिसमें काकड़ जी साहब जी, हैं, वो जिसमें प्रॉक्सी मोहसिन के थ्रू नकवी है हैं। सारा, हाइब्रिड तो है ही प्रॉक्सी के थ्रू, पीछे से वो खुद करते हैं, सामने डमीज बिठाए हुए एग्जैक्टली। हैं। आप तो 3 कह रही है, मैं तो कहूंगा ये जो गवर्नमेंट बनी हुई है, जो अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है, जाली गवर्नमेंट है, ये भी उनके प्रॉक्सीज ही हैं। इनको ये शहबाज शरीफ जो बैठे हैं, ये आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर जो ला के पता नहीं कहां से बिठा दिए गए और ये सब भी प्रॉक्सीज हैं और क्या है। और वो सब अपने मजे कर रहे हैं, खाओ कमाओ, और ये अपने पीछे से हुकूमत कर रहे हैं। जिनका हक है एक्चुअली हुकूमत करने का, जो जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है, उनको नहीं दे रहे। और इसी वजह से ये प्रेशर जो है वो प्रेशर कुकर में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब ये फटेगा तो अल्लाह ताला रहम करे। बहुत शुक्रिया। यानी इस वक्त ये लोग हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तकदीर के, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर में फ़ैसले जब होने हैं, उनमें यही 3 लोग बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें एक्चुअली तो पीछे बैठे हुए करे ना, वो ऊपर से जो उनके, आप देखिए फैसल वाहुडा साहब जाके सुप्रीम कोर्ट में 1.5 घंटा खड़े रहे कि जी नहीं मानता मैं, जाओ आपकी बात, जाओ आप ऐसी तैसी में जाओ, चीफ जस्टिस और कोर्ट को कह रहे। अब उनके पीछे कोई खड़ा है तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं, वरना उनकी क्या मजाल है। उनकी तो इतने मेरा ख्याल है उनकी चीजें पकड़ने वाली इतनी है कि वो तो 2 मिनट में लेट जाए उनकी। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती वो फैसल वावडा साहब किस मुंह से कहते हैं कि जजीज़ की रॉन्ग्स आर रॉन्ग, क्योंकि आज जजीज़ ने वजाहत दी है कि हमारे लिए तो ये लॉ नहीं है कि ड्यूअल सिटीजनशिप होना नहीं है, मगर फैसल वावडा तो खुद भी अमेरिकन शहरी हैं, वो तो खुद भी अमेरिकन। और एक दफा मेरा ख्याल है वो बाद में उन्होंने कहा था कि मैंने छोड़ दिया, हालांकि उस पर कंट्रोवर्सी भी बनी थी कि पहले आपने छोड़ी थी इलेक्शन से या बाद में छोड़ी या क्या हुआ, लेकिन वो तो कोई नहीं सर, वो दोबारा आके ले लेंगे, वो दोबारा मिल जाएगी उनको। देखें जी, पैसे वाले 10-10 उनके पास रोल्स रॉयस गाड़ी है और कौन कौन सी गाड़ियां खड़ी हैं, बेशुमार घोड़े हो, ये वो अमीर आदमी है, पता नहीं है पैसे आए कहाँ से कैसे आए, वो तो छोड़े। लेकिन वो उनको क्या मसला है, उनको तो कोई मसला नहीं है, चाहे उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। जब तक पाकिस्तान में है, पावर एंजॉय कर रहे हैं, गुड जो कंपनी है उनके साथ अलाइंड है, और उनका जो भी वो कहते हैं कर रहे हैं, और गालियां दे रहे हैं लोगों को, बेइज्जती कर रहे हैं, सबकी एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा सर, ये एक स्टैंस है जो मेरा ख्याल है आम आदमी जब इसको अंडरस्टैंड करेगा तो आम आदमी का रिएक्शन बहुत बुरा होगा। और ख़ास तौर पे अगर कल भी हमारे राना सिद्धू साहब यहाँ मेरे साथ बैठे हुए थे कि पंजाब के लोग जो हैं जोशीले भी बहुत हैं, पंजाब के लोग जो हैं अगर किसी को सर पे बिठाएं तो, और अगर चुक्के मारें ज़रा सी बात पे तो उठा के ऐसा मारते हैं, पटक के देते हैं। बड़ा खूबसूरत आर्टिकल है, वो कहते हैं इन बोथ के ये यानी एटीट्यूड इज़ गिवन बर्थ टू द 2 काइंड ऑफ इम्पोजिशन ऑफ द डायरेक्ट मार्शल लॉ एंड रूलिंग थ्रू प्रॉक्सीज। या आप मार्शल लॉ लगा देते हैं, ये इस वक्त प्रॉक्सीज के जरिए हुकूमत होती है। इन बोथ केसेस द रेन ऑफ द पावर आर नॉट वीडेड बाय द पीपल, एज लोग नहीं हुकूमत कर रहे होते। इंडीड दे शुड इंस्टेड दे यानी जैसा लोगों को मुंतखब नुमाइंदों को करना चाहिए, मगर बजाय इसके instead they reside in the custody of the selected band of individuals who are willing to play a subservient role to dictate अथॉरिटी, जिनके हाथ में उनकी डोर होती है। तो मैं ये कहती हूँ कि लोगों को इबहाम में रखने की क्या ज़रूरत है, मार्शल लॉ लगा दिया जाए। ये मार्शल लॉ इसलिए नहीं लगा रहे कि IMF की प्रॉब्लम है या इंटरनेशनल कोई पाबंदियों का डर है। देखिए मार्शल लॉ तो दुनिया में आप डायरेक्टली लगा रहे हैं तो कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। तो अमेरिका में आप या कनाडा में भी शायद लॉज होंगे, अमेरिका में तो एक बाकायदा कानून है कि अगर कोई मिलिट्री टेक ओवर हो तो ऑटोमेटिकली उस पर सैंक्शंस लग जाती हैं उस मुल्क पे। तो वहाँ हम हिपोक्रेसी पे चलेंगे। हाँ जी, तो वो कहते हैं जी हम डायरेक्टली नहीं लगाएंगे लेकिन हम इनडायरेक्टली
हम ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत है कि अपना फेस सामने लाएं और अपने ऊपर सैंक्शन लगवाएं और अपनी IMF से भी लड़ाई करें और सबसे लड़ाई करें। इसलिए वो उनके लिए तो ये आइडियल सिचुएशन है कि जी पीछे बैठ के जो चाहते हैं करें, बगैर कोई। देखिए अभी आपके एक गेस्ट सुन रहा था, वो फरमा रहे थे कि, और सही फरमा रहे थे कि जी फैसल बावड़ा साहब, आप ही ने शायद पूछा था कि जी किसके रिप्रेजेंटेटिव में, ना उनको पार्टियों ने वोट दिया, इंडिपेंडेंट दुनिया में कहीं सुना है कि जी सेनेट में कोई इंडिपेंडेंट इलेक्ट करके आ जाए और फिर बाद में कोई ओन भी ना करे उनको। कल मैंने देख रहा था कि वो जरदारी साहब से मिलने गए तो उनको उनके गार्ड ने रोक दिया कि जी नहीं आप नहीं मिल सकते उनके जरदारी साहब से, चले। तो ये इन लोगों का हाल है, और इन्होंने क्या हाल बना दिया है। इसको जमहूरियत भी कहते हैं, इसको ये फिर कहते हैं कि जी सब लोग इनके साथ कोऑपरेट भी करें, मुल्क तरक्की करे। दुनिया भर से कहते हैं कि जी आप हमें पैसे दें। पैसे कौन इस तरह के हालात में देता है? कोई फालतू पैसे लोगों के पास पड़े। पर ये कि जो हालत इन्होंने बना दी है उस पर तो अफसोस और क्या कहें। मेरा सर एक सवाल आपसे मैंने अपने पिछले मेहमान से भी किया और आपको भी, क्योंकि आपका तजुर्बा बहुत है, मैं आपसे भी वही सवाल का जवाब हासिल करना चाहती हूँ कि ये जो हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक रिलेशंस है, उसमें बड़े ईमानदार 2 अफसर थे। मुझे याद है जलीलुर रहमान साहब बड़े कदावर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस खबर को, ब्रेकिंग न्यूज़ उस दिन ये आई थी, अभी ये मीडिया में नहीं आई थी कि रमज़ान पैकेज के हवाले से 2, मगर आज हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि नहीं 2 नहीं 10 बंदों को इन्होंने फारिग किया था डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक रिलेशन से। मगर जिस बंदे को वापस लेके आए अपनी मर्ज़ी की पेमेंट लेने के लिए, अमीन साहब उनका नाम है, और ये अमीन साहब वो हैं जिन पर करप्शन के चार्जेस ऑलरेडी लगाए गए थे, जिसमें तब भी ये डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस में थे, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। और उन्होंने ये कहा था कि केयर टेकर पंजाब गवर्नमेंट हैड प्रीवियसली रिलीव्ड अमीन ऑफ हिज ड्यूटीज़, यानी उन्होंने अमीन को उनकी ड्यूटी से निकाल दिया था ड्यू टू द करप्शन चार्जेस एंड न्यूमरस हरासमेंट कंप्लेंट्स। अच्छा, एक आदमी जिसको उसी इदारे से निकाला जाता है विद द चार्ज शीट कि इसने करप्शन की और हरासमेंट की, एक भी नहीं बल्कि 3 इदारों से निकाला जाता है, क्या वजह थी कि इस गवर्नमेंट ने उन्हीं को नामजद कर लिया? अब नैब कहाँ सोई हुई है? मैडम ये तो एक बहुत छोटे से ऑफिसर के लेवल की बात है, लेकिन एक बात याद रखें, ये जो भी ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, पहला काम ये करती है कि जी उन जगहों पे अपने बंदे लगाओ जहां पे पैसे देने हैं। मसलन ये DG ISPR जो है, ये DG, ये जो इनका पंजाब का जो है डिपार्टमेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक रिलेशन, अरबों रुपए का उनके पास बजट होता है टीवी ऐड देने का, अखबारों को ऐड देने का, ये करने का। मगर सर उसकी पहले परमिशन लेनी पड़ती है ना जी, और वो सबसे पहले आके इसका कंट्रोल करते हैं और फिर उसमें पैसे कमाते हैं। ये तो खैर पंजाब की बात है। सिंध में मैं आपको बता देता हूँ, थोड़े दिन के लिए शर्जील मेमन साहब बन गए थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और जो उन्होंने लूट मचाई है कि जी अभी दुबई लीक में जब नाम, तो उनका सबसे पहले नाम उनका मौजूद है और कई अरबों का केस भी उन पे चला। नैब ने भी उनको पकड़ लिया था और बाद में फिर वो सब खत्म हो गया क्योंकि वो NRO हो गया उनका। ये लोग तो आते ही इसलिए, इनका पहले टारगेट होता है कि जी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, वो जो बजट जो है मीडिया के बजट, इस तरह की चीजों में जाए, जाके कॉन्ट्रैक्ट दे, कॉन्ट्रैक्टर से सारी सेटिंग वेटिंग उनकी होती है और उनकी जो है मनोसलवा जो है ना वो गिरना आना शुरू हो जाता है पहले ही दिन। तो इन लोगों का तो काम ही है, इनको और कोई पावर है ही नहीं। ना ये कोई पॉलिसी बना सकते हैं, ना ये बजट दे सकते हैं, ना ये प्राइसेस सेट कर सकते हैं, ना ये इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ नहीं। इनका तो बस यही काम है, ये करे जाएंगे और बैठे रहेंगे डमी बन के, जो वो पीछे से ऑर्डर आएगा वो करते जाएंगे, माल अपना कमाते जाएंगे इन्हीं चीजों में, और खुद से कोई हटा दे तो हटा दे, पैसे लेके भाग जाएंगे। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है और ये तो बड़ा ओपन केस है। ये हर सूबे में, फेडरल गवर्नमेंट में भी यही होता है कि ये जो बजट अरबों का होता है, जो प्रोजेक्ट, जो स्कीम्स बनती है, पंजाब सेहत में ये कर दिया, वो कर दिया, पूरे टीवी पे चल रहे होते हैं बड़ी बड़ी कैंपेन, और वो करोड़ों के जा रहे होते हैं और फिर करोड़ों पीछे से आ रहे होते हैं और मजे हो रहे होते हैं।
ये तो बड़े समझ में आने वाली बात। सर मैं आपको याद होगा कि जब लाइव ब्रॉड आज एक मैं आपको क्लिप भी दिखाना चाहती हूँ, मैं आपसे इसके बारे में पूछना चाहती हूँ। कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट में और अदलिया के दरमियान में कोई रिफ्ट भी चल रही है, क्योंकि बहुत सारे अदलिया के मामलात इन दिनों सामने भी आ रहे हैं, उनकी मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही हैं। अगर एक छोटा सा क्लिप है जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो फरमा रहे हैं, ज़रा प्लीज़ आप भी सुन लें और फिर मैं इसके बाद आपसे बात करती हूँ। The country comprises not of land, it comprises of people. We lost half the country. Why? Question that. Was it because of corrupt politicians? No. It was because of power-hungry general that you lost the country. As simple as that. You did not respect the people's will. I'm sorry if I don't want to come across as rude, but I'm very clear about this in my mind. I mean, Article 5 says every Pakistani, wherever he may be, if you're a Pakistan, then the Constitution of Pakistan is bound by it. On us, people like presidents, prime ministers, MPs, MNAs, army officers, judges included, we have taken on the added responsibility to uphold and defend the Constitution, which you have not. But you are bound to obey the Constitution. है इनका ये क्लिप, मगर आप देखिएगा इन्होंने मतलब बड़ा 71 की वॉर का इन्होंने भी तस्करा किया है। आज फैसल वावडा ने जब अपनी क्लैरिफिकेशन दी है तो उन्होंने कहा है कि रऊफ साहब ने भी ये कहा था, शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा था, और फलां ने भी 3 बंदों का उन्होंने रेफरेंस दे दिया। फजलुर रहमान साहब ने भी धमकाया था, शहबाज शरीफ ने काली भेड़ें कहा था अदलिया को, रऊफ साहब को भी वो बीच में इन्वॉल्व कर गए। तो आपको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान में कोई दरार आई हुई है? देखिए, ये जो क्लिप आपने दिखाया ये मैंने भी देखा था, और ये इसमें जो शुरू में कुछ वॉइस में प्रॉब्लम था, वो उस वक्त डायरेक्ट आर्मी का नाम लेके बात कर रहे थे कि उन्होंने बड़ी क्लियरली बात की है कि जी कौन रिस्पॉन्सिबल था 71 का, और वो कट गई इसमें। ये पहले का है कि चीफ जस्टिस बनने से पहले का है या उससे भी पहले का है? जी पुराना मैंने उनके व्यूज यही थे, और काफी ओपनली वो जाके ये सेमिनार था कोई, उसमें ये बात कर रहे थे बैठे हुए। अब जो है ना, ये जब आए हैं चीफ जस्टिस बन के, तो इनका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और इनको अब नजर आ रहा है, आए तो ये 4-6 महीने 10 महीने के लिए इनको पता था, लेकिन जब इनको नजर आ रहा है कि जी अब हम अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ और फौज के साथ चलेंगे और उन्होंने जो कहते हैं वो करेंगे, तो आगे हमारी नौकरी बढ़ रही है। पर्सनल इंटरेस्ट एक आ गया है। पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट जब आ जाए तो फिर वो कानून और आइन और वो सब कुछ भूल जाता है, और वो ये लगता यही है कि जी काजी साहब जो है ये अब देख रहे हैं अपने 2 साल आगे की अपनी करियर। तो अफसोसनाक तरीन बात है, मगर ये कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तो कहूंगा कि ये हमारे पॉलिटिशियंस और ये जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं और ये जो डमीज हैं जो जिनको आप प्रैक्टिस कर रही है, ये सब जिम्मेदार होंगे अगर इस तरह की सिचुएशन हो। ये कोई अमेंडमेंट अगर इन्होंने करने दी इस तरह की पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जाली लोगों को मिला के अगर आपने एक खिचड़ी पका ली तो वो ना चलने वाली है, और ना उसको बनने। इनको सोचना चाहिए 10-12 साल आगे कि वहां तब होगा क्या अगर ये जिस तरह के ये फैसले करने जा रहे हैं काजी साहब, इनको भी सोचना चाहिए, जजेस को भी सोचना चाहिए कि ये पूरे पाकिस्तान को कितने साल तक, फ्यूचर तक ये हॉन्ट करेंगे सारे। तो बहरहाल लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट पहले देखते हैं, उसके बाद कौम और नेशन और ये सब बातें कहने की तो है, लेकिन असल में नहीं होती है नजर। बहुत शुक्रिया सर। आज प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने, मैं बड़ी हैरान हुई कि उन्होंने दोनों इजलास बुला लिए हैं। उन्होंने सेनेट का इजलास भी सेपरेटली बुलाया गया और नेशनल असम्बली का भी इजलास बुला लिया है, यानी सदर मुमलिकत जनाब आसिफ जरदारी साहब ने कौमी असम्बली और सेनेट के अलग-अलग सेशन तलब किए। आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि कोई समथिंग? मैं एक ही चीज सोच सकता हूँ इसमें, अगर उन्होंने ये बुलाए हैं तो फिर कोई ना कोई अरेंजमेंट उनका पीछे बैठे हुए हो गया है कि चीफ जस्टिस साहब ये जो केस चल रहा है, ये जो रिजर्व सीट का, जो
80 70-80 सीटें हैं जो कि पीटीआई से छीन ली गई हैं और आप हर एक में बांट दी गई है। ये केस ये उसमें ये फैसला देंगे कि जी नहीं ये ठीक किया गया है और पीटीआई को नहीं मिलेगी ये सीटें, और जिसकी वजह से जो हुकूमत है और जो गवर्नमेंट कोalition है इसको 2/3 मेजॉरिटी मिल सकती है। अगर ये पूरा अरेंजमेंट हो गया है तो फिर तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है कि जी फौरन उन्होंने बुलाए हैं असेंबली और सेनेट का इजलास, वहां से ये 2/3 से पास कराना चाहिए। लेकिन एक बात और भी है, ये वकील ज्यादा अच्छी तरह बताएंगे कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल इजलास बनाना पड़ता है। आम इजलास में शायद करना मुश्किल होता है, उसके लिए आपको पहले से बताना पड़ता है कि जी हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए ये बुला रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक तरह से उसका नाम होता है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन करेगी वो। तो ये पीछे ये बहुत सारे गेम चल रही है मैडम, और ये अब हर एक अपने अपनी दाव लगाने के चक्कर में जरदारी साहब ने अगर ये किया है और वो उसका क्या उनको सिला मिलेगा, उसका क्या वो कीमत लेंगे, पीछे बैठ के क्या होगा, ये सब तो नजर आएगा। लेकिन असली रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त हमारी जुडिशरी पे है, जजेस पे है, जो बैठ के ये फैसले कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने आगे कहाँ जाना है और कहीं जाना भी है या सिर्फ खड्डे में ही जाना है। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी और नासिर है। जनाब शाहीन सहबाई साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप 770 ई आवाज़ पे शामिल होते हैं। बहुत से लोग आपको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। यू आर लुकिंग ग्रेट टुडे माशाल्लाह एज ऑलवेज। थैंक यू। थैंक यू। शाहीन सहबाई साहब से मैंने आपकी बातचीत कराई।